फ्रैंक ली। ये नाम लैंगली के गलियारों में गूंज रहा था। एक भूत वापस आ गया था उन्हें डराने। कभी चीनी सेना में एक बड़े ओहदे का अफसर ली सालों पहले गायब हो गया था और अब वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन के ब्लैक मार्केट में एक बड़े खिलाड़ी के रूप में वापस आया था। इंटरसेप्टेड कम्युनिकेशन से उसकी वापसी की पुष्टि होते ही दुनिया भर की इंटेलिजेंस एजेंसीज की रूह कांप गई। वो एक भूत था, एक फुसफुसाहट, अंधेरे में चलती एक परछाई, और उसका धंधा था मौत। ली सिर्फ हथियार बेचने में माहिर नहीं था, वो मिसिंग पीसेस देता था, वो जरूरी चीजें जो रोग स्टेट्स को अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम्स पूरे करने के लिए चाहिए होती थी। उसके क्लाइंट्स आतंकवादियों और तानाशाहों का एक खतरनाक मिश्रण थे, जिनमें से हर एक ग्लोबल कैटास्ट्रोफी की वजह बन सकता था। इस बार इंटेलिजेंस से पता चला कि ली हाईली एनरिच्ड यूरेनियम का सौदा कर रहा था, कई न्यूक्लियर वॉरहेड्स बनाने के लिए काफी। खरीदार ईरान के अंदर एक रेडिकल फैक्शन जो अपनी सरकार के कंट्रोल के बाहर काम कर रहा था। इतना बड़ा खतरा पहले कभी नहीं था। दुनिया एक धार पे चल रही थी और फ्रैंक ली के हाथ में थी धार। CIA और दुनिया भर की दूसरी एजेंसीज जानती थीं कि उन्हें जल्दी से काम करना होगा। फ्रैंक ली की तलाश शुरू हो गई थी, बिल्ली और चूहे का एक खतरनाक खेल जो कई महाद्वीपों में फैला था और लॉयल्टी और सैक्रिफाइस की सीमाओं को परखेगा। CIA अपने इतने बेड रिसोर्सेज के साथ भी ये अकेला नहीं कर सकता था। फ्रैंक ली को पकाड़ने के लिए एक ग्लोबल एफर्ट की जरूरत थी। एक कॉमन एनिमी की खिलाफ मिलकर काम करना जरूरी था। CIA डायरेक्टर, जिनके अनुभव और आंखों ने बहुत कुछ देखा था, उन्होंने जरूरी कॉल्स किए। पुराने अलायंसेस फिर से जागृत हुए और ISS खतरे के सामने नई पार्टनरशिप्स बनी। लैंगली के भारे कॉरिडोर से लेकर टेल अवीव के चुपचाप ऑफिसेस तक हर जगह टेंशन थी। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, रॉ, इंडिया की एजेंसी, जिनको रीजन के अंदर की बातों की गहरी समझ थी, वो भी ESS रेस में शामिल हुई। मोसाद, इजराइल की इंटेलिजेंस सर्विस अपनी एनालिटिकल स्किल्स और इन्फॉर्मेंट्स की नेटवर्क के साथ आगे आई। यूरोपियन एजेंसीज अपनी बॉर्डर्स की अंदर होने वाले नुकसान से परेशान, उन्होंने भी सपोर्ट किया, इंटेलिजेंस और रिसोर्सेज शेयर किए। ये एक अनोखी कोलैबोरेशन थी जो ली के ग्लोबल खतरे को दिखाती है। नेशनल इंटरेस्ट को साइड में रख दिया गया और सभी न्यूक्लियर कैटास्ट्रोफे को रोकने के लिए एक साथ आए। फ्रैंक ली को पकाड़ना अब सिर्फ एक क्रिमिनल को पकाड़ना नहीं था, यह दुनिया को न्यूक्लियर अन्निहिलेशन से बचाने के बारे में था। खुफिया जानकारी टुकड़ों में थी, जैसे टूटा हुआ शीशा हर टुकड़ा ली के काम की अधूरी तस्वीर दिखा रहा था। लेकिन जब सबूतों को जोड़ा गया तो एक डरावनी तस्वीर सामने आई। ली परछाइयों में काम कर रहा था, छुपे हुए घरों और गुप्त मीटिंग्स के बीच। उसका नेटवर्क बहुत बड़ा था, उसके तरीके नए जमाने के और उसके रास्ते धोखे की परतों में छुपे हुए थे। पता चला कि यूरेनियम पुराने सोवियत संघ के एक कम सुरक्षा वाले गोदाम से आया था। ली के आदमियों ने उस जगह में घुसपैठ की थी, उस जगह के भ्रष्टाचार और गड़बड़ी का फायदा उठाकर। हथियारों के पुर्जे यूरोप भर में फैली छुपी हुई वर्कशॉप में बनाए जा रहे थे, ली के आदमियों की निगरानी में। हर टुकड़ा जो अकेले में मामूली लगता था, ली के बड़े प्लान का एक खतरनाक हिस्सा था। समय कम होता जा रहा था। हर गुजरता घंटा दुनिया को एक भयानक न्यूक्लियर नाइटमेयर के करीब ला रहा था। खुफिया एजेंसियां मिलकर काम करते हुए हर सुराग, हर अफवाह, हर परछाई का पीछा कर रही थी जो उन्हें ली तक ले जा सकती थी। वे समय के खिलाफ एक खतरनाक रेस में थे। लाखों लोगों की जिंदगी दांव पर लगी थी। रास्ता उन्हें पूर्व की ओर ले गया, हांगकांग की भीड़-भाड़ वाली गलियों में और बीजिंग की पुरानी गलियों में। ली अपनी वैश्विक पहुंच के बावजूद अपने वतन से मजबूत रिश्ते रखता था। चीनी सरकार में उसके वफादार लोग थे, भ्रष्ट अधिकारी जो मुनाफे के बदले में उसकी गतिविधियों से आंखें फेर लेते थे। गुप्तचर, भेस और धोखे में माहिर, हथियारों की डीलिंग की गंदी दुनिया में खरीदार और विक्रेता बनकर ली के नेटवर्क में घुसपैठ कर गए। उन्होंने जानकारी इकट्ठा की, बातचीतें सुनी और धीरे धीरे ली के ऑपरेशन के पेचीदा कामकाज को समझा। उन्होंने वित्तीय लेन देन में छिपे गुप्त संदेशों का पता लगाया, पैसा छुपाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली फर्जी कंपनियों और भीड़ भाड़ वाले शहरों के बीचों बीच गुप्त मिलन स्थलों का। लेकिन ली हमेशा एक कदम आगे था, एक भूत जो तब गायब हो जाता था जब उन्हें लगता था कि वो उनकी पकड़ में आ गया है। उसका नेटवर्क जो डर और लालच से बंधा हुआ था, महाद्वीपों तक फैला हुआ था, भ्रष्टाचार और हिंसा का एक जाल। जैसे जैसे जाल कसता गया, खुफिया विभाग में एक डर की लहर दौड़ गई। लीक हो रहा था, उनके ही लोगों में कोई गद्दार था, कोई ली को जानकारी दे रहा था, उनके मिशन को खतरे में डाल रहा था और उनके एजेंट्स की जान जोखिम में डाल रहा था। ऐसा लग रहा था कि ये गद्दार बहुत अंदर तक घुसपैठ कर चुका है, बिल्कुल चुपके से, बिना किसी शक के। हर कामयाबी के बाद एक झटका, हर सफलता के बाद एक लीक। एजेंट्स पकड़े जा रहे थे, मिशन बर्बाद हो रहे थे
और ली तक पहुंचने का रास्ता हर दिन धुंधला होता जा रहा था। भरोसा, जो किसी भी खुफिया ऑपरेशन की जान होती है, वो उड़ गया था। उसकी जगह शक और डर ने ले ली थी। फ्रैंक ली की तलाश अब दो तरफा हो गई थी। एक टीम ली के पीछे पड़ी थी और दूसरी अपने ही लोगों में छुपे गद्दार को ढूंढ रही थी। बहुत दबाव था और बहुत कुछ दांव पर लगा था। दुनिया खतरे में थी और वो एक साथ दो दुश्मनों से लड़ रहे थे, एक बाहर और एक अपने ही बीच। सेक्शन 6, बिट्रेयल इन बर्लिन। रास्ता उन्हें बर्लिन ले गया, जो राज और परछाइयों का शहर है, जहां शीत युद्ध के भूत अभी भी घूमते हैं। ली एक संभावित खरीदार से मिलने वाला था, एक दुष्ट राष्ट्र का एक उच्च पदस्थ अधिकारी जो अपने परमाणु कार्यक्रम के लिए अंतिम घटक हासिल करने के लिए बेताब था। CIA ने जर्मन खुफिया विभाग के साथ मिलकर एक जाल बिछाया। ली और उसके साथियों को पकड़ने के लिए एक सावधानीपूर्वक ऑपरेशन की योजना बनाई। मंच तैयार था, कलाकार अपनी जगह पर थे, तनाव साफ महसूस हो रहा था। लेकिन जैसे ही ऑपरेशन शुरू हुआ, अफरा तफरी मच गई। गोलियों की आवाज से रात का सन्नाटा टूट गया। एजेंट्स, जो बेखबर थे, बहादुरी से मुकाबला किया। जब धुआं छंटा और गोलियों की गूंज फीकी पड़ गई, तो उन्होंने पाया कि ली भाग गया था। उसे आखिरी क्षण में किसी ने सूचना दे दी थी। जासूस ने फिर वार किया था। उसका विश्वासघात गहरा घाव दे गया। उसकी वफादारी एक क्रूर भ्रम थी। सेक्शन 7, द स्टिंग ऑफ जस्टिस। बर्लिन में जो धोखा हुआ, उससे इंटेलिजेंस कम्युनिटी में भूचाल आ गया। वो मोल बस चुपचाप देखने वाला नहीं था, इंफॉर्मेशन देने वाला नहीं था। वो तो एक्टिवली सैबोटाज कर रहा था। ली को बचाने के लिए जान देने को भी तैयार था। लेकिन क्यों? इस बिट्रेयल के पीछे क्या था? जब जवाब मिला, तो वो उनके सोच से भी ज्यादा शॉकिंग था। उस मोल के पीछे कोई आइडियोलॉजी या लालच नहीं था, बस एक बेतुकी, गलत लॉयल्टी थी। उनको लगता था कि ली जो भी कर रहा है, चाहे वो कितना भी एक्सट्रीम क्यों ना हो, ग्लोबल पावर बैलेंस के लिए जरूरी है। वो खुद को एक पेट्रियट, एक साइलेंट गार्डियन मानते थे, जो अपने देश को केओस के ब्रिंक पर खड़े वर्ल्ड से बचा रहे हैं। उनका पकड़ा जाना बहुत जल्दी हुआ, एंटी क्लाइमैक्टिक था। अपने बिट्रेयल का बोझ जो जाने गई, जो ट्रस्ट टूटा, लग रहा था जैसे उनको कुचल देगा। लेकिन ली गायब ही रहा। उसका आखिरी डेस्टिनेशन पता नहीं चला। सेक्शन 8, स्कार्स ऑफ विक्ट्री। आखिरी पड़ाव साउथ चाइना सी में एक टूटी फूटी ओनल रिग पर हुआ, जिसे तैरते किले में बदल दिया गया था। ली, जिस पर दबाव बढ़ रहा था, वो अपने वफादार लोगों और छोटी सी सेना को भी हरा सकने वाले हथियारों के साथ अपने आखिरी गढ़ में छिप गया था। हमला तेज और भयानक था। स्पेशल फोर्सेस ने मिलकर रिग पर धावा बोल दिया और ली के आदमियों के साथ जबरदस्त गोलीबारी शुरू हो गई। घंटों तक लड़ाई चलती रही, नतीजा पता नहीं था। लेकिन आखिरकार इंसाफ की जीत हुई। ली घिर गया और उसके पास हथियार कम पड़ गए और उसे पकड़ लिया गया। पूरी दुनिया ने उसकी गिरफ्तारी की खबर सुनकर राहत की सांस ली। भाग 9, शांति की कीमत। फ्रैंक ली का शिकार खत्म हो गया था, लेकिन जीत में भी एक गम था। जाने गई थी, विश्वास टूट गया था और दुनिया परमाणु तबाही के कगार पर आ गई थी। वो एजेंट्स जिन्होंने खुद को इस मिशन के लिए समर्पित कर दिया था, जिन्होंने बहुत कुछ कुर्बान किया था, वो इस अनुभव से हमेशा के लिए बदल गए थे। उन्होंने अंधेरे में झांका था, इंसानियत के अंदर छिपे अंधेरे को देखा था और विजयी होकर उभरे थे, लेकिन बिना किसी जख्म के नहीं। इस लड़ाई के निशान, शारीरिक और भावनात्मक दोनों, उन्हें हमेशा शांति की कीमत, दुनिया को सभ्यता के किनारे पर मंडरा रहे सायों से सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक निरंतर सतर्कता की याद दिलाते रहेंगे। दुनिया ने उनकी जीत का जश्न मनाया, लेकिन इन गुमनाम नायकों के लिए कोई परेड नहीं थी, कोई धूमधाम नहीं थी। बस एक काम को अच्छे से पूरा करने की खामोश संतुष्टि थी और यह जानने का भारी बोझ था कि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है।